गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल के यूट्यूब चैनल में कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र की क्लास में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय और लेसन की शुरुआत करें उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार। स्वामी विवेकानंद ऐसा लिखते हैं कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए कि जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर हम सब 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद करते हैं। सब मिलकर प्रार्थना करें। इसी सुंदर सी प्रार्थना के बाद कक्षा 11वीं की पेपर स्टाइल आप लोगों की स्क्रीन पर है, जिसमें वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर, एक वाक्य में जवाब, प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में, 3-4 वाक्य में उत्तर और विस्तृत उत्तर। अब लेसन की आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूँ उससे पहले एक बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा कि आप लोगों के सामने विषय की किताब होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किताब होगी तो कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर हो सकेगा कि मैं कहाँ पर पढ़ रहा हूँ, मैं कहाँ पर आप लोगों को कौन सा टॉपिक समझा रहा हूँ। वो समझने के लिए आप लोगों के पास विषय की किताब होना बहुत ही आवश्यक है। एक बार पुनः बता देता हूँ कि यदि अभी भी आप लोगों ने कक्षा 11वीं की किताबें नहीं खरीदी है तो अर्थशास्त्र विषय की किताब खरीद कर ही आप लोग वीडियो को साथ में चलाइएगा, जिससे आप लोगों को पता चले कि कौन से पेज पर चल रहा है और कौन से पेज पर क्या हमारा मुद्दा चल रहा है। भारतीय अर्थतंत्र का लेसन हम लोगों ने चालू किया था और उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो जानकारी ली थी तो 7वां लेसन हम लोगों का चल रहा था भारतीय अर्थतंत्र। भारतीय अर्थतंत्र के अंतर्गत हम लोगों ने स्वतंत्रता के बाद की जो भारत की स्थिति है उसमें अलग अलग क्षेत्रों की बात हम लोगों ने की थी। भारतीय अर्थतंत्र के लक्षण भी मैंने आप लोगों को बताए थे। उसमें आर्थिक वृद्धि है, राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान है, प्रति व्यक्ति आय है, रोजगार के क्षेत्र है। उसके अलावा रोजगार में 3 क्षेत्रों की बात हमने देखी, प्राथमिक, माध्यमिक और सेवाकीय। उसके बाद आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि, उसका मुद्दा भी हम लोगों ने देखा। आधारभूत सुविधाओं के अंतर्गत जो 5 सुविधाएं हमारे देश की जो प्रमुख सुविधाएं हैं, सिंचाई, शिक्षा, बिजली, सड़क और रेलवे, इस सभी विषय की जानकारी हम लोगों ने इसी लेसन के संदर्भ में ली। अब यहाँ पर जहाँ मेरा काम पूरा होता है वहाँ पर आप लोगों का काम चालू होता है। स्वाध्याय का कार्य आप लोगों को करना है। स्वाध्याय के कार्यों के अंतर्गत आप लोगों को मालूम है कि यदि आपको प्रश्न के उत्तर चाहिए तो आगे मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया वीडियो है उनको एक बार रिवाइड करोगे तो आप लोगों को प्रश्न के उत्तर ढूंढने में सरलता पड़ेगी। स्वाध्याय की बात करूँ तो पहला वैकल्पिक स्वाध्याय है, जिसका पहला सवाल है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें भारत में रेलवे की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई, तो ये आप लोगों को ढूंढना रहेगा। अगर वीडियो के अंतर्गत मैं बता देता हूँ तो उसका कोई इम्पोर्टेंस जो है वो रहता नहीं है, और इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोगों के पास विषय की किताब होनी आवश्यक है।
दूसरा, भारतीय मध्यस्थ बैंक की स्थापना कौन से वर्ष के अंतर्गत हुई? उसका जवाब भी आप लोगों को किताब के संदर्भों में मिल जाएगा। उसके बाद आगे का जो तीसरा सवाल है वो है, मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 2014 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितने US डॉलर के अंतर्गत थी? आगे प्रति व्यक्ति आय का जो आंकड़े का जो तालिका का मुद्दा है उसमें जाओगे तो आप लोगों को ये प्रश्न के उत्तर सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। भारत की राष्ट्रीय आय में सन 2014-15 में सबसे अधिक योगदान कौन से क्षेत्र का था? कृषि का, उद्योग का, सेवा का या विदेश व्यापार का? तो आप लोगों को भी मालूम है कि सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो अधिक था, पर फिर भी किताब के जरिए आप लोग ढूंढने का प्रयत्न कीजिएगा। पांचवा, भारत में किस प्रकार की बेकारी देखने को मिलती है? चक्रीय, ढांचागत, निरपेक्ष या सापेक्ष? छठा सवाल, भारत में सन 2011 में भारत में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार प्राप्त होता था? किताब के संदर्भों में आंकड़े आपको ढूंढने रहेंगे। भारतीय रेलवे विश्व में कौन से नंबर का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? वो भी आप लोगों को कल जो हम लोगों ने वीडियो देखा था उसके अंतर्गत मिल जाएगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोग शिक्षित थे 2011 के अंतर्गत? तो वह आंकड़े भी शिक्षा के संदर्भों में आप लोगों को प्रतिशत के संदर्भों में किताब में दिया गया है। 2011-12 में भारत की कितने प्रतिशत आबादी गरीब थी? तो वो भी किताब के संदर्भों में मिल जाएगा। और 10वां, नीचे दर्शाई गई सुविधाओं में कौन सी सुविधा आधारभूत नहीं है? तो शिक्षा भी आधारभूत है, वाहन व्यवहार भी आधारभूत है और सिंचाई भी आधारभूत है। जबकि आयात निर्यात का जो मुद्दा है वो जवाब आप लोगों का रहेगा, क्योंकि वो हमारे देश की आधारभूत सुविधा नहीं है। उसके बाद एक वाक्य में जवाब लिखो। उसमें पहला है, भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कब हुई? तो वो भी आप लोगों की किताब में रहेगी। 1855 में भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। दूसरा, भारत में बैंकों की स्थापना कब हुई? तो 1770 के अंतर्गत भारत में बैंकों की स्थापना हुई। उसके बाद तीसरा मुद्दा, प्राचीन भारत में किन संस्कृतियों का समावेश होता है? तो वो भी किताब में मिलेगा। 2011-12 में कृषि क्षेत्र में रोजगारी का प्रमाण कितना था? तो वो भी आप लोगों को किताब के संदर्भों के अंतर्गत ढूंढने का प्रयत्न करना रहेगा। मानव विकास विवरण की रचना कौन करता है? मानव विकास विवरण की रचना UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अथवा हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। 2 अंकों के सवाल की बात करूँ, तीसरा सवाल, तो उसका होम चार्जेज अर्थात क्या? 2 अंकों में 4 मुद्दे लिखने हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, विधान समझाओ। 10वीं में भी आप लोग पढ़े थे और 11वीं में भी इसी लेसन के अंतर्गत मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि देश के अंतर्गत 60 से 65% लोग कृषि क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार का मुद्दा आप लोगों को आपने देखा हुआ है। उसके बाद भारत की प्राचीन निर्यात कौन कौन सी है? तो निर्यात के मुद्दे भी आप लोगों ने किताब के अंतर्गत देखे हुए हैं। चौथा सवाल है आप लोगों का, उसके अंतर्गत संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए प्राचीन भारत। दूसरा है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए भारत में रेलवे का विकास। तीसरा है ब्रिटिश शासन की कर नीति। चौथा है भारत की आधारभूत सुविधाओं का वर्णन। और 5वां है राष्ट्रीय आय में अलग अलग क्षेत्रों का योगदान। आपको बता दूं, जब भी 3 अंकों का सवाल लिखते हो तो आपको 6 से 7 मुद्दे लिखने का प्रयत्न करना रहेगा। थोड़ा देख लीजिएगा। और विस्तृत जवाब की यदि बात करूं तो विकासशील भारतीय अर्थतंत्र के लक्षण, 5 के 5 लक्षणों को विस्तृत रूप से लिखकर समझाना रहेगा कॉपी के अंतर्गत। दूसरा है प्राचीन भारत के उद्योगों की स्थिति। भारत के प्राचीन कौन कौन से उद्योग थे, उनकी स्थिति प्राचीन समय में क्या थी, उसके बारे में लिखनी पड़ेगी। उसके बाद तीसरा सवाल है प्राचीन स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थतंत्र को समझाओ। मतलब स्वतंत्रता के पहले भारत में क्या था या क्या स्थिति थी वो लिखना रहेगा। और उसके बाद ये स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थतंत्र
जब ये स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद का टॉपिक आता है तो किताब में 14-14, 15-15 मुद्दे दिए, पर आप अपने कोई भी मनपसंद 7 से 8 मुद्दे को लेकर इसकी जानकारी डिटेल के अंतर्गत आप लोग लिख सकते हो। 14 मुद्दे लिखने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद पेज नंबर 86 अगर किताब में आपके पास है तो वो पेज आपके लिए इम्पोर्टेंस इसलिए है कि मैंने लेसन के संदर्भ में जिन जिन अलग अलग मुद्दों की परिभाषा बताई वो परिभाषा आपकी किताब में पेज नंबर 85 पर दी है। उसमें रोजगार का ढांचा, राष्ट्रीय आय, आधारभूत सुविधा, चुंगी या जगत, महसूल किसको कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं, औद्योगिक नीति अर्थात क्या, आर्थिक शोषण किसको कहते हैं, और सामाजिक ढांचा जैसे जो कठिन शब्द है उनकी परिभाषा देने का प्रयत्न किया गया है। हालांकि आप मेरी परिभाषा लिखो या किताब के अंतर्गत की लिखोगे, उनके दोनों का अर्थघटन एक ही होता है, तो देखने का प्रयत्न कीजिएगा। और इसी कठिन पारिभाषिक शब्दों के साथ हमारा पहला लेसन अर्थात 7वां लेसन हम लोगों का पूरा हो गया है। अंत तक आप लोगों ने वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने अधिक से अधिक हिंदी मीडियम के ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। वीडियो और विषय से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी आप लोगों को चाहिए तो मैं हर्षद जानी, मेरा संपर्क नंबर है 9825581539 नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हो फ़ोन नंबर के द्वारा। अंत तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।